दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसा वक्त जब कैप्टन अमेरिका फिर से सामने आता है, लेकिन इस बार मिशन सिर्फ विलन से नहीं बल्कि प्रेसिडेंट की अपनी डार्क सीक्रेट्स और एक माइंड कंट्रोलिंग जीनियस के खिलाफ है। क्या सैम विल्सन और वॉल्किन टॉरस वर्ल्ड को बचा पाएंगे या दुनिया फिर एक कियोस में डूब जाएगी? और रॉस, क्या वो अपनी ह्यूमैनिटी वापस पा पाएगा या क्रिम्सन बीस्ट बनकर सब कुछ बर्बाद करेगा? आज हम अनरावल करेंगे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 2025 की फुल कहानी, जहां एक्शन, बिट्रेयल और इमोशनल ड्रामा एक साथ मिलते हैं। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं ये एपिक सुपर हीरो सागा का असली राज। मूवी स्टार्ट होती है 30th रॉस के साथ, जिसे अब अमेरिका का न्यू प्रेसिडेंट चूज कर लिया गया है। मीडिया उस पर प्रेस बरसा रही है, लोग उसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर कह रहे हैं। लेकिन पावर मिलने के बाद भी रॉस की पर्सनल लाइफ अभी तक ब्रोकन है। उसकी बेटी बेटी रॉस ने अभी तक उसे माफ नहीं किया। टीम बताती है कि उन्होंने कई दफा कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बेटी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में रॉस कहता है कि अमेरिका ने अपनी हिस्ट्री का सबसे टफ इलेक्शन फेस किया है। वो याद दिलाता है कि कैसे आधी ह्यूमैनिटी एक वक्त के लिए वैनिश हो गई थी और कैसे समुंदर के बीच एक जायंट सेलेस्टियल इमर्ज हुआ था। रॉस के वर्ड्स क्लियर हैं, दुनिया अनस्टेबल रही है और अगर सर्वाइव करना है तो यूनिटी ही सिर्फ सोल्यूशन है। लेकिन मीडिया रॉस को इतनी आसानी से क्लीन चिट नहीं देती। जर्नलिस्ट्स उसका डार्क पास्ट निकाल कर लाते हैं, उसकी हल्क ऑब्सेशन, इल्लीगल एक्सपेरिमेंट्स और वो सब शेडी डिसीजंस जो उसने पहले लिए थे। रॉस डिफेंस में कहता है कि वो अब बदल चुका है, वो पुराना रॉस नहीं रहा। इसी वक्त कहीं और सैम विल्सन, जो अब ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका है, ये स्पीच टीवी पर देख रहा होता है। उसके लिए ये शॉक भी है और वार्निंग भी। रॉस वही आदमी है जिसका पूरा करियर हल्क को हंट करते हुए बना और जिसके ऑब्सेशन ने उसकी बेटी बेटी को उससे दूर कर दिया। 5 months लेटर लोकेशन शिफ्ट होती है मेक्सिको के एक सीक्रेट जोन में। यहाँ सैम विल्सन और हॉकिन टॉरस एक क्लासिफाइड मिशन पर हैं। मिशन डायरेक्टली प्रेसिडेंट रॉस ने असाइन किया है। टारगेट है एक मिस्टीरियस कंटेनर जो इल्लीगली स्टील होने वाला है। ऑर्डर्स बिल्कुल क्लियर हैं, पैकेट सिक्योर करो और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। जैसे ही डील का वक्त आता है, कैप्टन अमेरिका बिना वार्निंग के मीटिंग पॉइंट पर क्रैश करता है। गार्ड्स के साथ ब्रूटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। सैम का फोकस सिर्फ एक चीज पर है, पैकेज। लेकिन सिचुएशन तब बिगड़ जाती है जब एक और प्लेयर एंट्री लेता है, सर्पेंट लीडर। ये विलन सिर्फ डेंजरस नहीं बल्कि पूरे एरोगेंस से भरा हुआ है। वो एक प्रीस्ट और प्रेयर कर रही विमेन को गन पॉइंट पर लेकर उनकी फेथ का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि उसे प्रेयर से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ एक नाम चाहिए, बायर का नाम। प्रीस्ट रिफ्यूज करता है और अगला ऑर्डर आता है, सबको खत्म कर दो। लेकिन इससे पहले कि मैसेकर हो, कैप्टन अमेरिका एक्शन में आ जाता है। यहीं से मूवी का रियल गेम स्टार्ट होता है। पॉलिटिक्स, पावर, सीक्रेट्स और कैप्टन अमेरिका के लिए एक नया वॉर। तभी अचानक एक कमांडिंग आवाज पूरी टेंशन को काट देती है, कैप्टन अमेरिका। बिना एक सेकंड वेस्ट किए सर्पेंट लीडर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि कैप को खत्म कर दो, जबकि वो खुद पैकेज सिक्योर करने लगता है। लेकिन सैम विल्सन के लिए ये कोई नया सीन नहीं। वो तुरंत एक्शन में जंप करता है और ट्रेन्ड सोल्जर्स को ऐसे गिराता है जैसे वो पेपर के डॉल्स हों। ऊपर से जोआकिन टॉरस सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसे दिखता है कि सर्पेंट लीडर पैकेज के साथ भाग रहा है। टॉरस तुरंत सैम को अलर्ट करता है और कैप्टन अमेरिका बिना सोचे समझे उसके पीछे टेक ऑफ करता है। सैम उससे कन्फ्रंट करता है और कहता है, तुम्हारा बायर कभी आया ही नहीं। सर्पेंट लीडर स्मर्क करता है और कहता है, लगता है तुम्हें बेटर क्लाइंट्स ढूंढने चाहिए। लेकिन विलन बिल्कुल चिल रहता है। वो कहता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सैम रिप्लाई करता है कि प्रॉब्लम तो अब उसकी होने वाली है, क्योंकि उसका सो कॉल्ड वॉरियर कैप के सामने खड़ा होने वाला होता है और सैडली वो कैप्टन अमेरिका के लेवल का बिल्कुल नहीं होता। कुछ ही सेकंड्स में फाइट खत्म। उधर जोआकिन टॉरस पैकेज रिकवर कर लेता है। मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है प्रेसिडेंट रॉस पर। वो एक ग्रेव के सामने खड़ा होता है, कैरन ली रॉस की कब्र। ये एक प्रॉमिस है जो उसने अपनी बेटी बेटी से किया था। उनका रिलेशनशिप अभी भी ब्रोकन है, लेकिन रॉस जेन्युइनली केयर करता है। अपने तरीके से चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी असिस्टेंट लेला पूछती है कि क्या उसने बेटी से बात की। रॉस साई करता है और मान लेता है कि नहीं। वो कहता है कि चाहे वो बदल चुका हो, बेटी अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करती। और प्रेशर और भी ज्यादा है, क्योंकि रॉस के फर्स्ट 100 डेज कंप्लीट होने वाले हैं और उसे एक क्रूशियल इंटरनेशनल ट्रीटी फाइनलाइज करनी है। उधर कैप्टन अमेरिका सब चीजें जोड़कर एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। वो समझ जाता है कि बायर ने एक्चुअली सर्पेंट लीडर को डबल क्रॉस करना था। बायर ने $50 मिलियन पे किए थे ताकि कंटेनर सीक्रेटली जापान रीरूट हो जाए, जहां वो बाद में खुद उसे कलेक्ट करता।
बाद में सैम विल्सन जोआकिन टॉरस से मिलता है। टॉरस थोड़ा अनश्योर होता है और सैम से पूछता है कि फैल्कन मैंटल का वर्दी सक्सेसर कैसे बना जाता है। सैम उसे एक अनएक्सपेक्टेड जगह ले जाता है, आइज़ाया ब्रैडली के पास। सैम चाहता है कि टॉरस ऐसे इंसान से ट्रेनिंग ले जो रियल हीरो का मतलब समझता हो, बिना किसी सुपर सोल्जर सीरम के। ट्रेनिंग के दौरान सैम को प्रेसिडेंट रॉस का कॉल आता है। वो साइट पर जाकर फोन अटेंड करता है। पीछे से आइज़ाया ब्रैडली सब देख रहा होता है, बिल्कुल इम्प्रेस नहीं। जब सैम वापस आता है, आइज़ाया सीधा सच बोल देता है। वो सैम को कॉल आउट करता है कि वो रॉस जैसे आदमी के ऑर्डर्स क्यों फॉलो कर रहा है। वो उसे रॉस के डार्क पास्ट याद दिलाता है, लेकिन सैम कामली एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि वो ब्लाइंडली ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहा। व्हाइट हाउस के क्लोज रहना स्ट्रैटेजी है, ताकि सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को कंट्रोल किया जा सके। और यहीं से कैप्टन अमेरिका की सबसे डेंजरस फाइट स्टार्ट होती है, सिर्फ विलन्स के खिलाफ नहीं, पावर, पॉलिटिक्स और ट्रस्ट के खिलाफ। सैम क्लियर करता है कि अगर वो व्हाइट हाउस के करीब रहेगा तो रॉस पर नजर भी रख सकता है, और अगर कभी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो लोगों को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सैम के पास अंदर एक एलाय होगा, कोई जो उसे वार्न कर सके अगर रॉस ने कभी कोई रेकलेस मूव लिया। इसी बात के बाद सैम मेंशन करता है कि उसे व्हाइट हाउस से इनविटेशन मिला है मिशन कंप्लीट करने के लिए, ऑफिशियल रिकॉग्निशन के तौर पर। वो टॉरस को भी साथ चलने के लिए इनवाइट करता है और इनकरेज करता है कि वो अपना खुद का सूट पहने। सैम कहता है, तुम्हारा वहां होना मेरे लिए ऑनर होगा। थोड़ी हेजिटेशन के बाद आइज़ाया ब्रैडली भी अग्री कर लेता है। उसी रात सैम, टॉरस और आइज़ाया व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। जैसे ही वो हॉलवे से गुजरते हैं, आइज़ाया सार्कास्टिक टोन में कहता है, अजब फीलिंग है बीस्ट के घर के अंदर खड़े होना। आगे बढ़ते हुए तीनों एक सेल्फी लेते हैं इस मोमेंट को यादगार बनाने के लिए, लेकिन उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि सिक्योरिटी कैमरास उनकी हर मूवमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सैम को प्रेसिडेंट रॉस के ऑफिस में बुलाया जाता है। रॉस उसका शुक्रिया अदा करता है कंटेनर रिकवर करने के लिए और बताता है कि ये मिशन उस इंटरनेशनल ट्रीटी को फाइनलाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। फिर अचानक रॉस एक बॉम्बशेल गिरा देता है। वो चाहता है कि कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स को दोबारा रीबिल्ड करे। सैम बिल्कुल भी शॉक नहीं होता। वो कामली याद दिलाता है कि अवेंजर्स को तोड़ने वाला भी रॉस ही था। सैम कहता है कि टीम को वापस लाना इतना सिंपल नहीं होगा, लेकिन रॉस इंसिस्ट करता है। वो कहता है कि अवेंजर्स सिर्फ हीरोज नहीं, नेशन का सिंबल है। अगर वो टीम ना होती तो आधी ह्यूमैनिटी पिछली क्राइसिस सर्वाइव नहीं कर पाती। रॉस सैम से कहता है कि इस ऑफर पर सोचकर जवाब दे। जाते वक्त वो सैम का इंट्रोडक्शन जापान के प्राइम मिनिस्टर से करवाता है और दोनों एक क्विक फोटो के लिए पोज करते हैं। सैम निकलने ही वाला होता है कि रॉस उसे एक लास्ट थॉट देता है, शायद तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए नेशन के फ्यूचर के लिए। उसी रात प्रेसिडेंट रॉस एक पावरफुल स्पीच देता है कमरे में मौजूद दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को। सीरियस और हैवी टोन में वो अनाउंस करता है कि समंदर से एक सेलेस्टियल मास इमर्ज हुआ है और डिसाइसिव एक्शन के बाद ह्यूमैनिटी ने मॉडर्न एरा की सबसे बड़ी डिस्कवरी की है। रॉस रिवील करता है कि जो मटेरियल मिला है वो वाइब्रेनियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस मेटल का नाम है एडामेंटियम। फिर वो बताता है कि जो कंटेनर रिकवर हुआ था उसके अंदर इसी प्रेशियस मेटल का हिस्सा था, और ये सब पॉसिबल हुआ दो एक्सेप्शनल लोगों की वजह से, जोआकिन टॉरस और कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन। और यहीं से दुनिया की पावर बैलेंस दोबारा चेंज होने वाली होती है। रॉस अपनी स्पीच में कहता है कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का फ्यूचर अब इस डिस्कवरी पर डिपेंड करता है। अगर सारी नेशंस मिलकर काम करें तो एडामेंटियम को फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ताकि हर कंट्री को बेनिफिट मिले। लेकिन जैसे ही बात यहाँ तक पहुँचती है, अचानक गन फायर शुरू हो जाता है। पूरा इवेंट केओस में बदल जाता है और सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब आइज़ाया ब्रैडली खुद फायरिंग करता हुआ नजर आता है। गेस्ट चीखते हुए भागने लगते हैं, ऑफिशियल्स कवर लेने लगते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए दौड़ पड़ती हैं। एक सेकंड वेस्ट किए बगैर सैम विल्सन और टॉरस आइज़ाया के पीछे भागते हैं। पुलिस स्क्वाड भी उसका चेस कर रही होती है। आखिरकार आइज़ाया को कॉर्नर कर लिया जाता है। सैम सिचुएशन की सीरियसनेस समझते हुए उसे भागने से रोकता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मत भागो, अगर भागे तो चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी। सैम उसे कहता है कि पीसफुली सरेंडर कर दे। इसके बाद सैम सीधा प्रेसिडेंट रॉस के पास जाता है। रॉस एक सिक्योर रूम में होता है, एजेंट से घिरा हुआ, लेकिन सैम का फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, आइज़ाया को बचाना। सैम की डिटर्मिनेशन देखकर रॉस एजेंट्स को बाहर भेज देता है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी एडवाइजर रूथ को रहने देता है। सैम क्लियरली कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं कि आइज़ाया ने अपनी मर्जी से ये सब किया हो। वो इंसिस्ट करता है कि किसी ने आइज़ाया को मैनिपुलेट किया है, लेकिन रॉस बिल्कुल स्टोन फेस्ड रहता है। वो ठंडे टोन में जवाब देता है, हो सकता है उसने खुद किया हो, तुम सिर्फ दोस्ती की वजह से ब्लाइंड हो रहे हो। रूथ भी बाद में इंटरवीन करती है।
वो कहती है कि सिर्फ आइज़िया ने फायरिंग नहीं की, सीक्रेट सर्विस और मिलिट्री ने भी शॉट्स फायर किए। उसके मुताबिक हर चीज़ एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक लग रही है। सैम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि जब आइज़िया को अरेस्ट किया गया उसे ये तक याद नहीं था कि वो कहाँ मौजूद था। सैम रॉस से रिक्वेस्ट करता है कि उसे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने दे, लेकिन प्रेसिडेंट रॉस बिल्कुल कोल्ड और डिटैच टोन में कहता है, मैं इस कंट्री के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर चुका हूँ, अब मैं और कोई रिस्क लेने वाला नहीं। और तब रूथ एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने ले आती है। वो रॉस को याद दिलाती है कि आइज़िया के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, रॉस खुद है। रूथ कहती है कि आइज़िया को सालों तक लॉकअप में रखा गया, उसे इनह्यूमेन एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ा, और शायद आज जो हुआ वो उसी जुल्म का नतीजा है। और यहीं से सैम को एहसास होता है कि ये सिर्फ एक अटैक नहीं, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। आइज़िया के साथ जो कुछ हुआ उसे लैब रैट की तरह ट्रीट किया गया था। फिर भी सैम मानने को तैयार नहीं होता कि उसका दोस्त गिल्टी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ सैम प्रेसिडेंट रॉस को कहता है कि वो पहले वाली ऑफर एक्सेप्ट करता है और सच तक पहुंचने के लिए उसके साथ काम करेगा। लेकिन रॉस तुरंत उसे शट डाउन कर देता है। कोल्ड और हार्श टोन में वो कहता है, वो ऑफर उसी मोमेंट एक्सपायर हो गई थी जब तुम्हारे दोस्त ने मुझे मारने की कोशिश की। फिर एक और लाइन जो सैम को अंदर तक हिला देती है। रॉस कहता है, तुम्हें इस केस में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए, तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो। कहने को ये सिर्फ अल्फाज थे, लेकिन उनका वेट बहुत भारी था। रॉस आगे रूथ को इन्वेस्टिगेशन की फुल अथॉरिटी दे देता है और एक डिसमिसिव जेस्चर के साथ सैम को वहां से निकलने का इशारा करता है। जैसे ही सैम बाहर जाने लगता है, रॉस पीछे से एक लफ्ज बोलता है, सन। और ये लफ्ज सैम पर किसी एक्यूजेशन से ज्यादा भारी पड़ता है। इसलिए नहीं कि टोन कॉन्डिसेंडिंग थी, बल्कि इसलिए कि ये याद दिलाता है कि रॉस की नज़र में सैम अभी भी नीचे समझा जाता है। सैम सीधा आइज़िया ब्रैडली से मिलने जाता है। सच जानना उसके लिए पर्सनल हो चुका होता है। आइज़िया कसम खाकर कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि उस रात उसने ऐसा क्यों किया। वो बताता है कि उसका दिन बिल्कुल नॉर्मल था। बार्बर शॉप गया, अपना सूट पिक किया और फिर सबके साथ व्हाइट हाउस चला गया। लेकिन शुरू से ही उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। व्हाइट हाउस जाने से पहले वो हेजिटेट भी हुआ था। आइज़िया कहता है कि जब वहां पहुंचे, सेल्फी ली और फिर कुछ वियर्ड हो गया। उसका फोन अचानक बंद हो गया। उसके बाद उसे ईस्ट रूम तक एस्कॉर्ट किया गया। और फिर नेक्स्ट चीज जो उसे याद है, वो एक पार्क में बैठा हुआ था। उसे बिल्कुल याद नहीं कि वो वहां कैसे पहुंचा। सैम पूरी अटेंशन से सुनता है। वो आइज़िया को अश्योर करता है कि वो उसकी इनोसेंस पर यकीन करता है और सच जरूर सामने लाएगा। लेकिन आइज़िया बिल्कुल ब्रोकन लगता है। वो कहता है, गिल्टी हूं या नहीं, इस दफा बचने का कोई रास्ता नहीं। वो जानता है कि उसे कन्विक्ट कर दिया जाएगा और बाकी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। वो सैम से कहता है, अगर तुम वाकई मदद करना चाहते हो तो बस एक काम करो, वॉक अवे। इसी दौरान रूथ उस एजेंट को इंटेरोगेट कर रही होती है जिसने सैम को आइज़िया से मिलने दिया था, और दूसरी तरफ सैम और टॉरिस पजल के पीसेस जोड़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें एहसास होता है कि आइज़िया को मैनिपुलेट किया गया था, और ये मैनिपुलेशन ऑडिटरी कंट्रोल के थ्रू हुई थी, यानी आवाज़ों के जरिए, हिडन सिग्नल्स, शायद म्यूजिक के अंदर छुपाए हुए। सैम और टॉरिस कंक्लूड करते हैं कि जो चीज़ आइज़िया के साथ हुई बिल्कुल वैसी ही स्नाइपर्स के साथ भी हुई होगी। और यहीं से सैम को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक प्लान्ड माइंड कंट्रोल ऑपरेशन था। अब सवाल ये नहीं था कि व्हाइट हाउस फायरिंग किसने की, बल्कि ये था कि किसके कहने पर की गई। रूथ अपनी साइट पर क्लासिफाइड रिपोर्ट्स चेक करती है और धीरे धीरे वो भी इसी नतीजे पर पहुंच जाती है। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये प्लान्ड मैनिपुलेशन थी। उधर सैम विल्सन वैन से बैठकर पूरी पिक्चर जोड़ने लगता है। सैम कहता है, जरा सोचो, अगर बायर आना ही नहीं था तो सर्पेंट लीडर को हायर क्यों किया गया? क्या ये सब सिर्फ एक सेटअप था ताकि हम उस रात व्हाइट हाउस पहुंच जाएं? हर क्लू एक ही डायरेक्शन दिखा रहा था। बायर शुरू से ही उन्हें देख रहा था। सैम को शक होता है और वो वेन को ऑर्डर देता है कि प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी एडवाइजर रूथ के बारे में डीप डिगिंग करे। लेकिन कॉल खत्म होते ही मौत सीधा सैम की तरफ आती है। अचानक गोलियां बरसने लगती हैं। शूटर कोई आम किलर नहीं था, ये था गुस्तावो फ्रिंग, परफेक्ट एम, जीरो इमोशन। वो सैम पर लीथल प्रिसिजन के साथ फायर करता है और समझ लेता है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है। कॉन्फिडेंस में आकर सैम का फोन उठाता है और रिपोर्ट करता है, टारगेट एलिमिनेटेड। वो प्रूफ भेजने ही वाला होता है, तभी उसे एहसास होता है कैप्टन अमेरिका कभी इतनी आसानी से नहीं गिरता। 1 सेकंड में सैम अटैक करता है।
फ्रिंग हैरान होता है लेकिन घबराता नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, बायर ने प्रिडिक्ट किया था, अगर तुम ग्रेनेड से बच गए तो 75% चांस था कि पहले बात करने की कोशिश करोगे। और हमेशा की तरह प्रिडिक्शन सही निकलती है। अगला ही पल एक ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाती है। फ्रिंग सैम का मजाक उड़ाता है, कहता है, बिना सूट बिना गियर तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन वो एक चीज भूल जाता है, सैम विल्सन सिर्फ सूट नहीं है, वो इंस्टिंक्ट है, ट्रेनिंग है, विल पावर है। एक शार्प मूव में सैम उस पर ब्लाइंड साइड अटैक करता है। एक पावरफुल हिट और फ्रिंग जमीन पर गिर पड़ता है, बुरी तरह इंजर्ड। आखिरी सांस लेते हुए वो हल्की सी हंसी के साथ कहता है, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन जो आगे आने वाला है वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और फिर सब खत्म। उधर एक बिल्कुल अलग जगह पर प्रेसिडेंट रॉस वर्ल्ड लीडर्स के साथ एडामेंटियम ट्रीटी फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर टेंस हो चुका होता है। लीडर सवाल उठाते हैं, जब आप अपने मुल्क के अंदर कंट्रोल नहीं रख पा रहे तो हम आप पर ट्रस्ट कैसे करें। और तब एक और बात सबको चुभती है, जापान का प्राइम मिनिस्टर गायब है। जो डील का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर था वो मीटिंग में ही नहीं आया। ये एक साइलेंट मैसेज था, जापान अनसर्टेनिटी के साथ साइन नहीं करेगा। रूम और ज्यादा ठंडी हो जाती है। आखिरकार इंटरनेशनल लीडर्स डिसाइड करते हैं कि नेगोशिएशंस अभी के लिए होल्ड पर रखी जाएं। और यहीं से कैप्टन अमेरिका की जिंदगी का सबसे डेंजरस चैप्टर शुरू होता है। वर्ल्ड लीडर्स रॉस को क्लियर वार्निंग दे देते हैं, अगर उसने जापान का ट्रस्ट वापस हासिल नहीं किया तो ये डील उसके बगैर आगे बढ़ जाएगी। प्रेशर अब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहा, रॉस की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हिल चुकी थी। उधर वेन सैम के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन शेयर करता है और जो बात सामने आती है वो सैम को भी एक पल के लिए साइलेंट कर देती है। रूथ इजराइल में पैदा हुई और रेड रूम में ट्रेन हुई, यानी वो कोई नॉर्मल एडवाइजर नहीं, वो एक ब्लैक विडो है। वेन सीधा सैम को वार्न करता है, उसे कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, और अगर तुम उसके रास्ते में आए तो वो तुम्हें भी हटा सकती है। जब दोनों उस रात की फुटेज दोबारा देखते हैं तो एक और अजीब चीज सामने आती है। आइजिया के पास क्लियर शॉट था, प्रेसिडेंट रॉस सीधा उसके एम में था, लेकिन उसने ट्रिगर नहीं दबाया। ये बात ही सबसे ज्यादा सस्पिशियस थी। और फिर एक और नाम सरफेस पर आता है, सैमुअल स्टर्न्स। वेन डेटाबेसेस टिक करता है और स्टर्न्स की लास्ट कॉल ट्रेस करता है। लोकेशन मिलती है कैंप एको 1। सैम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता, वो वेन से कहता है, इस बार हम साथ जा रहे हैं। उधर रूथ आइजिया की लोकेशन पर पहुंचती है, लेकिन जो वो देखती है वो उसके लिए भी शॉकिंग होता है। वही एजेंट जिसने सैम को आइजिया से मिलने दिया था, अब एरिया के तमाम स्नाइपर्स को एक एक करके मार चुका होता है और फिर बिना किसी हेजिटेशन के अपने आप को भी गोली मार लेता है। उसका रेडियो अभी भी चल रहा होता है, एक ईयरी मेलोडी लूप पर। रूथ समझ जाती है, ये सिर्फ अटैक नहीं, ये प्रोग्रामिंग है। वो तुरंत डिसीजन लेती है, आइजिया को दुनिया के दूसरे कोने में एक अल्ट्रा सिक्योर लोकेशन पर शिफ्ट किया जाएगा। इसी दौरान प्रेसिडेंट रॉस जापान के लिए निकल चुका होता है, जब उसे खबर मिलती है कि सैम और वेन बिना इजाजत बेस छोड़ चुके हैं। रॉस गुस्से में ऑर्डर देता है, उन्हें हर कीमत पर इंटरसेप्ट करो। उधर एक और डार्क मोमेंट, आइजिया की पुरानी जेल का वार्डन कूपा प्रेसिडेंट को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल के बीच में एक गन शॉट सुनाई देता है। फिर लाइन पर एक आवाज आती है, ऐसी आवाज जो रॉस पहचान लेता है, सैमुअल स्टर्न्स। अपनी कोल्ड कैलकुलेटिंग टोन में वो रॉस को एक मेलोडी याद दिलाता है, वो मेलोडी जो अब पूरी कहानी का सेंटर बन चुकी थी। फिर वो रॉस को याद दिलाता है कि कैसे उसने उसे सालों तक एक प्रिजन में सड़ने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन अब स्टर्न्स कहता है, अब फैसले मैं करूंगा। वो प्रॉमिस करता है कि जो आने वाला है वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक होगा। जब ये सब खत्म होगा, स्टर्न्स कहता है, पूरी दुनिया तुमसे नफरत करेगी रॉस, सबसे ज्यादा तुम्हारी बेटी बेटी। रॉस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत रूथ को कॉल करता है, जो अभी भी आइजिया को ट्रांसफर कर रही होती है। रॉस गुस्से में ऑर्डर देता है, मिशन ड्रॉप करो अभी। और यहीं से ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापसी का रास्ता नहीं होता। सैम और वेन कैंप एको 1 की तरफ निकल पड़ते हैं। सिचुएशन अब सिर्फ सीरियस नहीं, डेंजरसली एस्केलेट हो चुकी होती है। कैंप के अंदर पहुंचते ही वो लेयर्स ऑफ डेडली ट्रैप्स क्रॉस करते हैं, लेकिन जब फाइनली अंदर घुसते हैं तो उनका सामना होता है एक ईयरी साइलेंस से। ना कोई गार्ड्स, ना कोई प्रिजनर्स, बस एक फीलिंग जैसे ये जगह जानबूझकर छोड़ दी गई हो। आगे बढ़ते हुए वो एक चीज डिस्कवर करते हैं जो पूरी कहानी को और डार्क बना देती है। कैंप के अंदर एक हिडन लैब। ये कोई नॉर्मल प्रिजन नहीं थी, ये एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी थी जो प्रिजन के नाम पर चल रही थी। और जैसे ही वो फाइल्स खोलते हैं, एक नाम फिर सामने आता है, आइजिया ब्रैडली। रिकॉर्ड्स कंफर्म करते हैं कि आइजिया को कभी यहीं रखा गया था। सवाल और गहरा हो जाता है, अगर आइजिया यहाँ था तो असल एक्सपेरिमेंट्स यहीं हुए थे।
उधर जापान में प्रेसिडेंट रॉस फाइनली प्राइम मिनिस्टर से मिलता है। वो एडमेंटियम को वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कहकर पिच करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। उसके पास इंटेल होती है कि रॉस का रियल प्लान कंटेनर से एडमेंटियम चुराने का था। रॉस फेक स्माइल के साथ डिनाई करता है। वो कहता है, अगर मैं एडमेंटियम चुराना चाहता तो कैप्टन अमेरिका को मिशन पर कभी नहीं भेजता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता। वो सीधा और क्लियर कह देता है, जापान इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं बनेगा। और फिर एक वार्निंग, अगर तुमने फोर्स यूज करने का सोचा तो कॉन्सिक्वेंसेस तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वापस लैब में सैम एक छोटी सी चीज नोटिस करता है, एक हैंड रिटन नोट, 3 पिल्स रोजाना, डोज कभी एक्सीड मत करना। ये लाइन सैम को डिस्टर्ब कर देती है। ये सिर्फ मेडिसिन नहीं लग रही थी, ये कंट्रोल का सिस्टम लग रहा था। उधर वेन म्यूजिक पर काम करता रहता है। वो डिस्कवर करता है कि सॉन्ग मिस्टर ब्लू के अंदर एक हिडन फ्रीक्वेंसी एम्बेड की गई है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो दिमाग को हाईजैक कर सकती है। वेन सिग्नल को ट्वीक करता है और माइंड कंट्रोल का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। और तब शैडो से एक शख्स बाहर आता है, सैमुअल स्टर्न्स। अब कोई डिस्गाइज नहीं, कोई झूठ नहीं। वो सीधा एडमिट करता है, हाँ, सर्पेंट लीडर को मैंने हायर किया था, लेकिन कंटेनर उसका मेन गोल नहीं था। उसका असली टारगेट प्रेसिडेंट रॉस। गुस्से और रिजेंटमेंट से भरी आवाज में स्टर्न्स अपनी कहानी बताता है। रॉस ने उसे बिना ट्रायल प्रिजन में फेंक दिया। गैमा रेडिएशन के बाद जब उसका दिमाग परमानेंटली चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने उसे छुपाकर 16 साल तक यूज किया। और रॉस ने उसकी इंटेलिजेंस को अपनी पावर लैडर चढ़ने के लिए एक्सप्लॉइट किया। उसने मुझे मॉन्स्टर बनाया, स्टर्न्स कहता है, और फिर दुनिया के सामने खुद हीरो बन गया। यहीं से क्लियर हो जाता है, ये सिर्फ रिवेंज नहीं है, ये एक प्लान्ड कोलैप्स है। और अब कैप्टन अमेरिका बिल्कुल उस स्टॉर्म के सेंटर में खड़ा है। स्टर्न्स बताता है कि सालों तक रॉस ने उसे सिर्फ झूठी उम्मीदें दी। बस थोड़ा और वेट करो, जब पावर मिल जाएगी मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। लेकिन जैसे ही रॉस ने अपना मतलब निकाल लिया, उसने स्टर्न्स को 1 सेकंड भी याद नहीं किया। सैम उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुम जो कर रहे हो उसमें आइजिया फंस रहा है, और अगर तुम नहीं रुके तो बहुत से इनोसेंट लोग हर्ट होंगे। लेकिन स्टर्न्स के लिए रॉस अब रिडेम्पशन के लायक ही नहीं। उसके लिए रुकना सबसे बड़ी गलती होती। और बिना वार्निंग वो अपना माइंड कंट्रोल एक्टिवेट कर देता है। एक पूरी स्क्वाड सैम और वेन के खिलाफ खड़ी हो जाती है और स्टर्न्स बिल्कुल कामली वॉक अवे कर जाता है। सैम और वेन फाइट करते हैं, सोल्जर के बाद सोल्जर गिरता है, लेकिन एनिमीज की वेव खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तब अचानक रूथ सीन में एंटर करती है। वो इन्वॉल्व होना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसके पास चॉइस नहीं। वो बिल्कुल प्रिसिजन वेपन की तरह मूव करती है, एक हिट एक किल, कोई हेजिटेशन नहीं। उसकी फाइटिंग देखकर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ये ब्लैक विडो है। थ्रेट न्यूट्रलाइज होता है और तीनों वहां से रिट्रीट करते हैं। रूथ सजेस्ट करती है, अगर स्टर्न्स अभी यहाँ से गया है तो ज्यादा दूर नहीं होगा, हमें पिरामिड सेट करना चाहिए। लेकिन एक्शन से पहले ही पिरामिड के सोल्जर्स उन्हें घेरा लेते हैं। ऑर्डर्स डायरेक्टली प्रेसिडेंट रॉस से आए होते हैं। सैम और वेन समझ जाते हैं क्या होने वाला है। जैसे ही सोल्जर्स के कानों में वो म्यूजिक पड़ता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज तुरंत चेंज हो जाती है। स्टर्न्स फिर से कंट्रोल ले चुका होता है। इस कियोस का फायदा उठाकर रूथ उन्हें फ्री करती है और तीनों मिलकर वहां से एस्केप कर जाते हैं। उधर जापान में रॉस एक एक्सट्रीम डिसीजन ले लेता है। अगर जापान एडामेंटियम शेयर नहीं करेगा तो वो उसे फोर्स से ले लेगा। उसका एजेंट टेलर उसे वार्न करता है, जापान पर अटैक का मतलब है फुल स्केल वॉर, ऐसी जंग जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन अब रॉस सुनने के मूड में ही नहीं होता। उसका दिमाग सिर्फ एक चीज सोच रहा होता है, पावर। अमेरिका वापस सैम, वेन और रूथ एक अनएक्सपेक्टेड एलाई के पास जाते हैं, सर्पेंट लीडर। जब सैम उसे अकेला मिलता है तो सीधा उसकी बात याद दिलाता है, पिछली बार जब मिले थे तुमने कहा था कि तुम उस आदमी को ढूंढोगे जिसने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। सैम उसकी आंखों में देखकर कहता है, वो आदमी मिल चुका है। वो आदमी सैमुअल स्टर्न्स था। सर्पेंट लीडर का इंटरेस्ट जागता है। वो बात करने को रेडी हो जाता है, मगर सिर्फ एक कंडीशन पर, टोटल यूनिटी। सैम के पास और ऑप्शन नहीं, वो अग्री करता है सुनने के लिए। और तब फाइनली ट्रूथ सामने आती है। सर्पेंट लीडर बताता है उसकी ओल्ड यूनिट ने स्टर्न्स को सालों पहले पाया और उसकी कंडीशन देखकर एक स्पेसिफिक डोसेज प्रिस्क्राइब की थी ताकि उसका दिमाग स्टेबल रहे। लेकिन रॉस ने जानबूझकर डोसेज इंक्रीज कर दिया ताकि स्टर्न्स हमेशा उसके कंट्रोल में रहे। उसे यूज किया गया एक टूल के तौर पे अपनी पावर राइज के लिए,
और जैसे बाकी सबके साथ, रॉस ने स्टर्न्स को भी सेम लाई दिया, जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तुम फ्री हो जाओगे। पर जैसे हमेशा रॉस ने झूठ बोला, और यही नहीं, रॉस ने सीक्रेटली सर्पेंट लीडर को फंड किया ब्राइब के थ्रू, और अब रिवेंज के मूड में है। स्टर्न्स लॉन्ग गेम खेल रहा था, हर चीज प्लान की, एक ही गोल के लिए, रॉस को वॉर शुरू करने पे मजबूर करना और उसकी टोटल डाउनफॉल इंश्योर करना। और सबसे अलार्मिंग, स्टर्न्स ने डेवलप किया एक टेक्नोलॉजी जो किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकती है। ये रेवलेशन सुनकर सैम को समझ आ जाता है, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। सैम सीधा व्हाइट हाउस की तरफ भागता है। टाइम है प्रेसिडेंट रॉस का कॉन्फ्रंटेशन। रॉस को सीधा क्वेश्चन फेस करना पड़ता है, लेटली तुम खुद को डिफरेंट फील कर रहे हो? ट्रूथ अनसेटलिंग है। स्टर्न्स कंट्रोल कर रहा है और रिकॉर्ड्स के मुताबिक रॉस कैंप एको 1 पे मल्टीपल विजिट्स कर चुका है आंसर्स के लिए। फाइनली रॉस कम क्लीन करता है। उसकी हेल्थ क्रिटिकल थी, हार्ट फेल कर रहा था और कोई डॉक्टर सोल्यूशन नहीं दे पाया। स्टर्न्स ही था जो कॉज डिस्कवर कर सका और उसके पास सोल्यूशन था, सेट ऑफ पिल्स जो रॉस को जिंदा रख रहे हैं। एक्सचेंज में रॉस ने स्टर्न्स को दिया लैब एट कैंप एको 1, अपनी सर्वाइवल का सिर्फ होप। और भी है, हुल के डिस्ट्रक्शन के बाद किसी को फॉल लेना था और स्टर्न्स कोलैटरल डैमेज बन गया। और डिस्पाइट सब कुछ रॉस ने कंट्री के लिए किया, उसकी बेटी बेटी ने कभी फॉरगिव नहीं किया। इसीलिए रॉस को होल्ड ऑन करना पड़ा, दिखाने के लिए कि वो अब भी गुड मैन है। कॉन्वर्सेशन अब्रप्टली कट होती है, एक अर्जेंट रिपोर्ट आती है। 2 एजेंट्स ब्रेन वॉश्ड बाय स्टर्न्स म्यूजिक ने जापानीज फ्लीट पे फायर ओपन कर दिया। केओस का नया स्टॉर्म अब स्टार्ट हो चुका है। कीन ने सिग्नल डिसेबल कर दिया था, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। क्राइसिस मोड में रॉस ऑर्डर्स देता है, सैम और वेन, जापानीज फोर्सेस को डिफेंड करो और एंश्योर करो कि मिलिट्री रिटेलिएशन ना हो। डेस्परेट, रॉस जापानीज प्राइम मिनिस्टर से कांटेक्ट करता है, इंसिस्टिंग ट्रूप्स माइंड कंट्रोल के अंडर थे। लेकिन आइडेंटिटी रिवील नहीं होती और प्राइम मिनिस्टर उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करता, इग्नोर कर देता है। मीनवाइल स्टर्न्स का ग्रिप रॉस के माइंड पे टाइटन होता है। कैलकुलेटेड टोन में वो विस्पर करता है, पिल्स फाइनली प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, लेकिन डीपर प्रॉब्लम है, एंगर, रिजेंटमेंट, जो रॉस ने बेरी करने की कोशिश की थी, अब भी अंदर से बर्न कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। वो पिल्स नहीं चाहते, उसको सिर्फ अपने असली सेल्फ को एम्ब्रेस करना है। पर दोनों जानते हैं, ट्रूथ ये है, रॉस पिल्स लेना कभी नहीं छोड़ेगा और ये है उसकी रेजिस्टेंस की प्राइस। आउट ऑन द बैटलफील्ड सैम और वेन फाइट करते हैं माइंड कंट्रोल्ड सोल्जर्स को रोकने के लिए, और फिर वर्स्ट पॉसिबल मोमेंट पे मिसाइल फायर होती है। सैम रिएक्ट करता है इंस्टेंटली, लेकिन लक उनका साथ नहीं देता। कीन मिसाइल हिट लेता है और ओशन में गिर जाता है। बेस से इन्फॉर्म मिलता है, रेस्क्यू टीम डिप्लॉय की जा रही है कीन को रिकवर करने के लिए। सैम रुक नहीं सकता, पुश करता है आगे और सक्सेसफुली कॉन्फ्लिक्ट को फुल स्केल वॉर में एस्केलेट होने से रोकता है। फाइनली जापानीज प्राइम मिनिस्टर को पता चलता है कैप्टन अमेरिका ने उनकी लाइफ बचाई और एक इंटरनेशनल डिजास्टर प्रिवेंट किया। डेज लेटर सैम हॉस्पिटल में वेन से मिलता है। बकी बार्न्स द विंटर सोल्जर भी वहां है। सीरियस टोन में बकी स्टेप फॉरवर्ड करता है, सैम को सपोर्ट ऑफर करता है, अपने आप को ब्लेम मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इनएविटेबल सब्जेक्ट आता है, स्टीव रॉजर्स। सैम एडमिट करता है सब कुछ गिरता जा रहा है, कीन इंजर्ड है, इसाया स्टिल लॉक्ड अप और स्टर्न्स अपने ग्रास्प से स्लिप हो गया, शायद स्टीव ने मिस्टेक की शील्ड देने में। बकी इंटरप्ट्स विद कन्विक्शन, स्टीव ने मिस्टेक नहीं की, उसने शील्ड इसलिए दिया क्योंकि वो जानता था तुम ही इकलौते वर्दी हो कैप्टन अमेरिका बनने के लिए, सेरम के बिना भी। स्टीव हमेशा उन लोगों को नहीं बचा सका जो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे। बेरिंग कभी इजी नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वर्थलेस था। बकी ये वर्ड्स दिल में रखते हुए निकल पड़ता है, उसके पास फ्लाइट कैच करनी है। रॉस की जिंदगी अब पिल्स पे डिपेंड है। स्टर्न्स ने उसको गैमा रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए पिल्स दिए, जो बॉडी को अब्सॉर्ब होती हैं अलार्मिंग रेट से। इसका मतलब है रॉस को कॉन्स्टेंटली ज्यादा चाहिए। रॉस एक डील के लिए कैप्टन के साथ रीच आउट करता है, लेकिन स्टर्न्स अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके खुद इंटरवीन करता है और एक कार्डियक अरेस्ट ट्रिगर करके आदमी को इंस्टेंटली किल कर देता है। फाइनली रॉस अपनी डॉटर बेटी से बात करता है। इस बार वो पिक करती है और व्हाइट हाउस अटैक के बाद कॉल ना करने का अपॉलॉजी देती है। रॉस उसे आउट इनवाइट करता है, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स। बेटी एक्सेप्ट कर लेती है और रॉस को मिलता है एक रेयर मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। रॉस पब्लिक को एड्रेस करता है, जब मैंने ऑफिस लिया मैंने प्रॉमिस किया था एब्सोल्यूट पीस सिक्योर करने का। अब वो प्रॉमिस फुलफिल होने वाला है। ट्रीटी फाइनली साइन हो रही है जो ये कमिटमेंट सील करेगी। मीनवाइल स्टर्न सैम से मिलता है एक डेलिकेट मैटर डिस्कस करने के लिए। वो कहता है एक इंसान जो बिटरनेस में कंज्यूम्ड है, एक जो अब इसके एज पे खड़ा है, उसको गाइड करो।
स्टर्न्स रिमाइंड करता है सैम ने उसका प्लान ओशन में रुइन किया, लेकिन एक लास्ट मूव अब भी बचा है। वो रॉस को पिल्स के थ्रू कंट्रोल करता है। सैम कहता है कोई ऑलरेडी सिचुएशन हैंडल कर रहा है, लेकिन स्टर्न्स शेक करता है सर और वार्न करता है रॉस अपनी एम्बिशन में ट्विस्टेड, अब किसी और के साथ वही करेगा। रॉस की स्पीच के दौरान प्रेस उसको जापान कॉन्फ्लिक्ट के क्वेश्चन से कॉर्नर्स करता है, विजिबली रैकलिंग हिम। ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, स्टर्न्स कैप्चर हो गया है, लेकिन कैप्चर होने से पहले वो एक चिलिंग मैसेज छोड़ता है, अब दुनिया देखेगी रॉस हु ट्रूली है। ईयर्स ऑफ बॉटल्ड अप रेज और प्रेशर फाइनली एक्सप्लोड करते हैं। रॉस ट्रांसफॉर्म होता है, क्रिम्सन स्किन टावरिंग बीस्ट। अपनी रिफ्लेक्शन देखता है और बैली रिकॉग्नाइज कर पाता है खुद को। फ्यूरी कंप्लीटली टेक ओवर करती है, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है और वो अनलीश करता है अनस्टॉपेबल डिस्ट्रक्शन। कैप्टन अमेरिका स्टेप करता है, रॉस को ले जाते हुए उस जगह जहां वो बेटी के साथ मिलता था, होपिंग कि ये उसको वापस ला सके। सैम रीजन करने की कोशिश करता है, स्टॉप करो, फेस करो स्टर्न्स को, लेकिन रॉस जो हमने जानता था वो अब चला गया है। जो बचा है वो सिर्फ प्योर अनकंट्रोलेबल रेज। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, फाइट। बैटल ब्रूटल है, रॉस की मॉन्स्ट्रस न्यू फॉर्म में रॉ पावर अनस्टॉपेबल है। केओस में वो कैप्टन अमेरिका का सूट भी टेयर कर देता है, फिर एक एक्सप्लोजन, लेकिन दोनों सर्वाइव कर जाते हैं। रीइंफोर्समेंट्स आते हैं और सैम एक लास्ट अटेम्प्ट करता है रॉस की ह्यूमैनिटी को रीच करने का। वो कहता है तुमने सुपर सोल्जर सीरम नहीं लिया, फियर की वजह से नहीं, बल्कि अपने टर्म्स पे बेटर बनने के लिए। अब वक्त है कि कोई तुम्हें देखे जैसे तुम हो, स्पेशली बेटी। सैम के वर्ड्स फाइनली ब्रेक थ्रू करते हैं। लिटिल बाय लिटिल रॉस रीगेन करता है अपनी ह्यूमन फॉर्म। लेटर सैम इन्फॉर्म होता है स्टर्न्स को सिक्योर फैसिलिटी ट्रांसफर किया जा रहा है। हॉस्पिटल जाने से पहले सैम अपने पुराने फ्रेंड आइजिया से मिलता है। न्यूज कंफर्म करती है कि ट्रीटी साइन हो गई, एक मेजर स्टेप टुवर्ड रिस्टोरिंग ऑर्डर इन द नेशन। राफ्ट में अब रॉस प्रिजनर है, सैम उसे विजिट करता है। सैम कहता है डिस्पाइट एवरीथिंग तुम डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट फॉर ओनिंग अप टू योर एक्शंस और ऑफिस से स्टेप डाउन करने के लिए। रॉस ब्लंटली पूछता है सैम तुम यहाँ क्यों हो? सैम कामली कहता है अगर हम लोगों में गुड नहीं देखते हम यहाँ नहीं होते। तुम्हारी बात सच है, लेकिन एक काम और है, बेटी विजिट करने आती है। रॉस रिग्रेट के साथ अपोलोजाइज करता है, प्लान आउटिंग अब नहीं हो पाएगा। एल्सवेयर वेन रिकवर कर चुका है, लेकिन स्पिरिट्स लो है। वो जोक करता है अनलाइक सैम कभी स्काई से ड्रॉप नहीं हुआ इंडियन ओशन में, आई एम अनटचेबल। सैम कहता है इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट नॉट फेलिंग द पीपल हु बिलीव इन यू। प्रेशर है ह्यूज, डाउट है क्या मेरा बेस्ट इनफ होगा, लेकिन वेन प्राउड है। पहले सिर्फ हीरोज टीवी पे देखता था, अब एक के साथ खड़ा हूँ जो सैम है और जो कभी गिव अप नहीं करता। सैम एडवाइस देता है स्टे रेडी, सूट रेडी रखना, क्योंकि रॉस के बात में सच है एक चीज, द वर्ल्ड नीड्स द एवेंजर्स। मूवी एंड्स बट पोस्ट क्रेडिट सीन। सैम स्टर्न्स के सेल में विजिट करता है। स्टर्न्स स्मर्क्स और कहता है प्रोबेबिलिटीज में मैंने देखा जो हीरो सोचते हैं कि वो वर्ल्ड प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो इल्यूजन में है। क्या वो सच में बिलीव करते हैं कि ये उनका वर्ल्ड है? सून वो सबको समझना पड़ेगा कि प्रोटेक्ट करना होगा सिर्फ एनिमी से नहीं, बट फ्रॉम द अदर्स टू। एंड दैट्स हाउ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 2025 ends.